हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अक्षय गुप्ता। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप सभी लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताया था और मैंने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूरा लेक्चर मैंने आपको बनाया हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के पिछला लेक्चर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से है उसको आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे का जो लेक्चर है वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया था, ठीक है। किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं वो बता दिया था, ठीक है। काफ़ी कुछ बातें हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दी थी, ठीक। तो इस लेक्चर में ऐसे आगे का पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था, जो चार्ज होता है, चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक्चुअली में चार्ज जो होता है वो 2 टाइप्स के होते थे, मैंने आपको बताया हुआ था। एक होता था हमारा पॉजिटिव और एक होता था हमारा नेगेटिव। 2 टाइप्स के चार्ज हमारे होते थे, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता था और नेगेटिव चार्ज होता था, ठीक। तो मैंने आपको ये बताया हुआ था जो लाइक चार्ज होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज हों या फिर नेगेटिव चार्ज हैं, ये आपस में क्या करते थे, रिपेल करते थे। क्या करते थे बेटा, रिपेल करते थे। और जो अनलाइक चार्ज होते थे वो आपस में क्या करते थे, अट्रैक्शन करते थे, ठीक है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नेगेटिव का अगर कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये क्या करते, अच्छा ये क्या करते हैं मैंने बताया था, रिपेल, और ये वाला क्या करते हैं हमारा अट्रैक्शन करते थे, ठीक है, ठीक। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में बेसिकली फोर्स लग रहा है। तो हम लोगों को बेसिकली उसी फोर्स के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ना है। बेसिकली वो कितने फोर्स से एक दूसरे चार्ज को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, वही हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। उसका जो रूल दिया था वो दिया था कूलम्ब्स ने। किसने दिया था, कूलम्ब्स ने। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये जो लॉ है, देखते हैं इस लॉ के बारे में क्या है। देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इजी है, समझने की कोशिश करेंगे। क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास 2 चार्ज हैं, ठीक। एक फॉर एग्जांपल हमारे पास है Q1 चार्ज और एक चार्ज हमारे पास है Q2 चार्ज है, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस है मान लीजिए R, के बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। तो कूलम्ब्स लॉ हमसे ये कहता है इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो भी अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव कोई भी फोर्स होगा, मतलब इनके बीच में लगने वाला जो भी अट्रैक्टिव या फिर कोई भी रिपल्सिव फोर्स जो भी होगा वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बेसिकली क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्ज के, प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहली बात क्या बताया, पहले मैंने बहुत ध्यान सुनिएगा कि जो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, जो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव जो भी फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्ज, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे, उसका इनवर्सली बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम दोनों चीज़ों को एक साथ लिखने की कोशिश करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर होता है। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान देखिएगा, अगर हम इसके प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटा देते हैं तो F इज इक्वल टू आ जाता है, एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है। उस कांस्टेंट टर्म का नाम है K। क्या नाम है बेटा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया कूलम्ब्स लॉ का। दूसरी बात ये जो फोर्स हमारा लग रहा है, इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो लॉ है इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ के भी नाम से भी जानते हैं। इन्वर्स स्क्वायर लॉ के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के, ठीक है। इसलिए इस लॉ को इन्वर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जानते हैं। कूलम्ब्स लॉ के नाम से इसलिए क्योंकि भाई कूलम्ब्स लॉ ने इसकी खोज ही की थी, ठीक है, उन्होंने ये बताया ही था, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, चार्ज हो गए हैं, और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस, ओके। अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पर K क्या है। सबसे पहले बात करते हैं K की, ठीक है। तो K को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के नाम से भी इसको जानते हैं, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, मतलब इस के की वैल्यू क्या होती है बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9। इस के को एक तरीके से और लिखा जा सकता है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नाम से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो बेसिकली हमारा इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 होती है। क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 होती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ठीक है बेटा, क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, मेरी बात समझ में आती है। तो हमने क्या सीखा, तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली होता है दो चार्ज के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, उनके बीच में जो भी लगने वाला जो भी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, एक साथ लिखेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म K आ जाता है, तो फार्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, ये जो फार्मूला आया है ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आपको इसलिए समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब इस लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसके बारे में हम जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, पहली बात ये है, सबसे पहले चीज़ें हम ये देखेंगे इस कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो सबसे पहले चीज़ें वो देखेंगे। सबसे पहली बात हमें क्या सीखी थी, यहाँ पर जो के है उसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। अच्छी बात है। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या है ना, के की जो डायमेंशन है, सॉरी यूनिट है, वो अक्सर कभी कभी पूछ लेता है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। इसकी जो यूनिट होती है देखो कैसे निकालेंगे भाई, हमको पता है F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से ये बात कह सकते हैं जो K है बेसिकली वो होगा F R स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2 होगा। ठीक है, तो अब हम बात करें यूनिट की, लिखने की बात करें, इसकी बात करें हम लोग यूनिट क्या होगी, तो देखो F की क्या होती है बेटा न्यूटन होती है, R की क्या होती है बेटा मीटर हो गया, तो मीटर हो गया स्क्वायर हो गया, Q की क्या होती है, Q क्या होती है गुलाम होती है, गुलाम इंटू गुलाम क्या हो गया गुलाम स्क्वायर हो गया। तो बेटा ये किसकी यूनिट हो गई है, ये यूनिट हो गई है K की। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर तुम्हें डायमेंशन निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा डायमेंशन निकालनी है, तो इजी सी बात है, F की डायमेंशन होती है MLT माइनस का 2। ठीक, F की क्या होती है MLT माइनस का 2, R की क्या होती है L, तो ये हो गया L स्क्वायर डिवाइड बाई, डिवाइड कर देता हूँ मैं, डिवाइड कर देता हूँ मैं, चार्ज क्या होती है 80 और डिवाइड बाई 80 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डायमेंशन आपको K की बेसिकली पता चल जाएगी, तो K की डायमेंशन यहाँ से आ जाएगी बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। L है यहाँ पर, L स्क्वायर भी है, तो क्या हो गया L क्यूब हो गया। ठीक है, T की पावर यहाँ पर क्या है माइनस का 2, यहाँ देखिए T की पावर यहाँ पर क्या है 1, T की पावर 1 है तो हो गया T की पावर 2, ऊपर जाए तो T की पावर माइनस का 4 हो जाएगा, और A है A स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो A की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, T की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ठीक से लिखने की कोशिश करता हूँ तो क्या हो जाएगा M L की पावर 3 T की पावर माइनस का 4 और A की पावर माइनस का 2। तो ये डायमेंशन बेटा किसकी हो गई है, K की डायमेंशन हो गई है। किसकी डायमेंशन हो गई बेटा K की। ठीक, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, एक डायमेंशन इसकी पूछी जाती है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है, किस नाम से पूछा जाता है कि राइट डाउन द डायमेंशन या फिर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, एक इसके नाम से पूछा जाता है, और एक इसकी डायमेंशन पूछी जाती है कि हमने अभी थोड़ी देर पर पढ़ा हुआ था ना कि बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाता है 1/4
4/k भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे थे, सॉरी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोल रहे थे अपन लोग, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल रहे थे। तो इसकी जो डायमेंशन है वो यूनिट है वो पूछी जाती है। अब गौर से देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की जो डायमेंशन होगी, एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन होगी या फिर जो यूनिट होगी वो के क्या होगी, इनवर्स होगी। बेसिकली देखा जाए किसकी होगी, इनवर्स। तो हमें यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, तो आप जो देख रहे हो बस इसको उल्टा करके मतलब रिवर्स करके लिख दीजिएगा। क्या करके लिख देना है, रिवर्स करके, मतलब कूलम्ब स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर लिख देना। तो ये हमारी किसकी आ जाएगी, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, और अगर डायमेंशन की बात करें तो ठीक इसका रिवर्स ही लिखनी है। तो डायमेंशन इसके जो एप्सिलॉन नॉट की आएगी वो तो आसान है, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2, दैट इज इट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात में सबसे पहली बात हमको यहाँ से क्या पता चल गई है कि के की डायमेंशन पता चल गई है, यूनिट पता चल गई है, और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पता चल गई है, और यूनिट के बारे में हमें पता चल गया है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे नेक्स्ट बात की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात हमारी बात ये है कि बेटा ये जो फोर्स हमारा लग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। ये बात हमेशा हमको याद रख लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। अब जो मैं यहाँ पर दूसरी बात बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि इनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये Q1 है, फॉर एग्जांपल जैसे क्या है ये Q2 है, उनके बीच लगने वाली डिस्टेंस क्या होती है, मान लीजिए R है। तो इनके बीच में जो भी फोर्स लगता है वो हमेशा अलोंग द लाइन लगता है। हमेशा कैसे लगता है बेटा, अलोंग द लाइन लगता है। कैसे लगता है, अलोंग द लाइन। ठीक, अब ये अलोंग द लाइन कैसे लगता है ये सीखना है हमको। ठीक है, ये अलोंग द लाइन का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये हमको सीखना है। तो जरा देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सीखेंगे। बहुत देखिए बहुत आसान है, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, हम लोग बहुत ईजिली सीख जाएंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, ठीक, पॉइंट चार्ज मान के चलिएगा, डायग्राम भले ही थोड़ा मैंने बड़ा बनाया हो, और ये मान लीजिए क्या है, मान लीजिए Q2 चार्ज है। चलिए कोई कन्फ्यूजन ना हो, मैं डायग्राम थोड़ा छोटा बना देता हूँ। ठीक है, ठीक, मान लीजिए ये Q1 है और ये हमारा है Q2 चार्ज, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी बन रही है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो है R। ठीक, तो अब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होने वाला है, देखिए कैसे लगेगा। ठीक है, देखो हमेशा अलोंग द लाइन लगेगा। मतलब अगर मान लीजिए ये Q1 चार्ज भी पॉजिटिव है और Q2 चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक, तो जो Q1 है वो Q2 को रिपेल करेगा, मतलब उसको दूसरी तरफ भगाएगा। अब वो जिस फोर्स से उसको भगाने वाला है वो हमेशा अलोंग द लाइन लगेगा, मतलब Q1 Q2 को इस डायरेक्शन में भाई रिपेल करेगा ना भाई साहब, तो रिपेल करेगा तो हमेशा भगाएगा। ठीक है, तो उसको लिखने तरीका क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, या ये भी कह सकते हो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू 1। क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू 1। ठीक है, चलिए मैं लिख भी देता हूँ, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू 1, ड्यू टू Q1। ठीक है, सिमिलरली ये जो Q2 चार्ज है वो Q1 को अलोंग द लाइन, कैसे बेटा, अलोंग द लाइन फोर्स लगाएगा। फोर्स, उसको लिखने तरीके क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। या इसको अगर सही शब्द लिखने की कोशिश करें तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक, अच्छा तो यहाँ पर बेसिकली जो मैंने लिखा हुआ है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फिर फोर्स ऑन ड्यू टू 1 लिखा हुआ है, तो ये दोनों फोर्स के जो मैग्नीट्यूड होंगे बेटा वो सेम होंगे, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। बट क्या चीज़ डिफरेंट होगा,
डायरेक्शन, बट क्या डिफरेंट होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगा। मतलब F12 के अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करूँगा तो माइनस का F21 के बराबर होगा। क्यों कि एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, ये अक्सर कन्फ्यूज़न आ जाती है। कन्फ्यूज़न ये आती है जो हमको यहाँ पर फोर्स जो दिया जाता है फोर्स कि ये हमारा बेसिकली फोर्स का फार्मूला है, तो ये जो फोर्स का फार्मूला होता है वो म्यूचुअली फार्मूला होता है। ऐसा होता है बेटा म्यूचुअली। अगर हम कहें कि पर्टिकुलर किस पर कितना फोर्स लग रहा है तो वो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि हाँ, तो मैंने दो बातें क्या बता दी हैं। पहली बात मैंने क्या बताई है कि फोर्स हमेशा, दूसरी जो अभी मैंने बात बताई वो क्या बताया है कि फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन लगेगा। कैसे लगेगा, अलोंग द लाइन। ये नहीं है कि ये इसको धक्का दे रहा है तो उछल के चला जाएगा या उधर कहीं फोर्स लग जाएगा उधर कहीं फोर्स लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोर्स जब भी लगेगा वो हमेशा अलोंग द लाइन लगेगा। कैसे लगेगा बेटा, अलोंग द लाइन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। ठीक, मान लीजिए ये यहाँ पर फोर्स है 5 माइक्रोकूलम का। ठीक, यहाँ पर फोर्स है -10 माइक्रोकूलम का चार्ज। ठीक, हमने कहा बस आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ फोर्स को ड्रॉ करना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स को ड्रॉ करना है। ये ए पॉइंट है, मान लीजिए बी पॉइंट है। हमने सिंपल क्वेश्चन पूछा, ड्रॉ द फोर्स ऑन ए। ठीक है, कि ए पर लगने वाला जो फोर्स है उसको बस ड्रॉ करना है। ठीक, और कुछ नहीं पूछा, कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो ए पर हमें ये देखना है कि कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो ए पर रखे हुए जो चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो उस पर फोर्स कौन सा लगा रहा है, -10 माइक्रोकूलम चार्ज लगा रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, अगर गौर से देखा जाए, एक प्लस है तो एक माइनस है, तो ये अट्रैक्टिव होगा। मतलब आप ये मान के चलिएगा ये मेल है, ये मान के चलिएगा ये क्या है, फीमेल है। तो फीमेल इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। सिंपल सी फंडा है, अगर आप ऐसा नहीं मानते, मतलब जैसे आपकी इच्छा हो, तो ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, तो बेटा जो फोर्स की जो डायरेक्शन है हमारे पास, देखिएगा कैसे होगी। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस थी, तो अब मुझे फोर्स की डायरेक्शन बनानी है। देखिएगा फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक, तो ये फोर्स जो -10 माइक्रोकूलम चार्ज है वो 5 को अपनी तरफ खींच रहा है, कुछ ऐसे। तो लिखो क्या, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। हमने कैसे बनाई है, अलोंग द लाइन बनाई है। कैसे बनाई बेटा, हमने अलोंग द लाइन बनाई है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अगर आप इस तरह से याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये हो जाएगी जब एक से ज़्यादा जब फोर्स लगने की बारी आएगी तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर मैं इसी को कह दूँ कि ड्रॉ द फोर्स ऑन बी पर फोर्स बताना है, तो अगर गौर से देखा जाए तो ये जो प्लस वाला चार्ज है ये भी -10 वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगी। क्या लिखोगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्या मेरी बात समझ में आती है? अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर मुझे बचे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी क्या, तो आंसर तुम्हारा क्या के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ध्यान रखने वाली बात ये भी है, यहाँ पर जो भी आप Q1 और Q2 की जो भी वैल्यू रखोगे वो पॉजिटिव ही रखोगे। या ये भी कहोगे यार, ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर अभी प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्शन पहले से ही ड्रॉ कर दे रहे हैं। अगर हम डायरेक्शन पहले से ड्रॉ ना करते तो फिर हमें फिर प्लस माइनस लिखना पड़ता था। तो वो हम लोग सीखेंगे वेक्टर फॉर्म में, वो कहाँ पर हम लोग सीखेंगे, वेक्टर फॉर्म में। अभी क्या है, सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड सीख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में हमेशा ध्यान रखिएगा Q1 और Q2 हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे। यहाँ पर हमें साइन से कोई लेना देना नहीं रहेगा। साइन से बस इतना लेना देना है कि वहाँ पर किसकी क्या डायरेक्शन होगी। चलिए अब एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन से ही हमको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या क्वेश्चन है जो देखिएगा, क्वेश्चन है कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर इन एयर। ठीक है, मतलब कह रहा है कि हमारे पास 2 अल्फा पार्टिकल हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, उनके बीच में लगने वाला हमें फोर्स पता करना है। तो पहले मतलब ये आता है कि भैया कि अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जो अल्फा पार्टिकल होता है वो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम होता है। तो हीलियम एटम की अगर मैं बात करूँ तो आपने हीलियम को कुछ इस तरह से पढ़ा होगा 2He4। ठीक है, यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि जो हीलियम के न्यूक्लियस में बेसिकली 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मैंने बोला कि हीलियम के न्यूक्लियस में कितना क्या होता है, तो 2 प्रोटॉन होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन में चार्ज होता है। प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है, वो होता है
1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक, तो अगर हम आपसे ये कहें कि अल्फ़ा पार्टिकल में टोटल कितना चार्ज है, तो अगर हमसे कहें टोटल चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल कितना होगा, तो वो होगा 2e, दैट इज़ 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इनके बीच में लगने वाला हमको फोर्स पता करना है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स हमको पता करना है। तो ज़रा देखिएगा, तो एक मतलब 2e का चार्ज इधर लगा हुआ है, एक 2e का मतलब इधर लगा हुआ है। अब 2e का मतलब समझ जाइएगा क्या है, 2e का मतलब क्या है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमको दी गई है, कितनी डिस्टेंस दी गई है, 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, अब उनके बीच में फोर्स पता करना है, बहुत आसान है। जैसे फोर्स का फार्मूला क्या होता है, K Q1 डिवाइड बाई R² होता है। ठीक है, K की वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10⁹, Q1 कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹, Q2 कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹। कन्फ्यूज मत होना, 2e को बराबर हमने क्या बोला हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁹। कैसे, क्योंकि e बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻�19, तो उसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3.2 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नीचे डिवाइड करते हैं, डिवाइड किससे करना है, R²। R कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻15 है, तो R² है, तो मैंने इसको 2 बार लिख देता हूँ। ठीक, अब गौर से देखिए, ये गया, इससे ये चला गया। ठीक है, अब गौर से देखिएगा 10⁻⁻15 है, यहाँ पर क्या बच जाएगा 10⁻⁻⁴। ये 15 है 10⁻⁴, तो -4 और -4 मिलके हो गए -8, और उसने 1 कम कर दिया, तो कितना आ गया 9 इंटू 10 मतलब 90 न्यूटन। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 3.2 से 3.2 कैंसिल, 3.2 से 3.2 कैंसिल। ठीक, 10⁻⁻15 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, या ऐसे देख लो 19 और 90 मिलके हो गए 38, कितना -30। देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जरा देखिएगा, वो ध्यान देखिएगा, -38। अब ये -15 -30 हो गए, ऊपर जाएंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस का 9 यहाँ पर था ही। ठीक, तो 39 हो गया, इतना घटाया कितना बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो 10 की पावर यहाँ पर 1 बच जाएगा, इसलिए 90 हो गया, इसलिए आंसर कितना आ गया 90 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, उनके बीच में लगने वाला कोलम्बिक फोर्स बताना था, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 90 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन वगैरह कुछ तो पूछा नहीं गया है, तो हम मान लेंगे कि इनके बीच का डायरेक्शन कुछ दिया नहीं गया था, मतलब कुछ पर्टिकुलर तो पूछा नहीं गया था डायरेक्शन बताने को, तो हमारा आंसर सिंपल ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ओहो, यहाँ पर क्या है, अच्छा, यहाँ पर आया थोड़ा सा प्रमोशन वाली, क्या आ गई है प्रमोशन। देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जरा देखिएगा, कुछ है खास नहीं है, खास कुछ नहीं है। हमारा एक ऐप है, हमारा क्या है बेटा, एक ऐप है, इसका नाम है ओहो, ठीक है, इसका नाम है फिजिक्स बाय ER, मतलब ER मतलब इंजीनियर अक्षय गुप्ता। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इस ऐप में आपको कुछ फीचर मिल रहे हैं। इस ऐप में क्या है, कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, जो मैं आपको यूट्यूब पर रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, वो लाइव भी आपको मिलेगी। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिला करेंगी। किसके रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको नीट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, JEE एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, क्लास 11 के अकॉर्डिंग, क्लास 12 के अकॉर्डिंग और CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन सब के सेपरेट अलग अलग बैचेस हैं, आप इन सभी बैच को इनरोल कर सकते हैं, और जो भी आपका स्टैंडर्ड है उस हिसाब से आप बैच इनरोल कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इस ऐप के अंदर आपको कम से कम 5000 से ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। ठीक है, किस लेवल के हैं, आपको नीट लेवल के भी मिलेंगे, आपको क्लास 11 क्लास 12 फाउंडेशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ठीक है, इतना सब हो गया। और क्या मिल जाएगा, आपको चैप्टर वाइज एनालिटिक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मतलब इस ऐप पर आपको जो भी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। क्या होगी बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, वो भी कब, जब आप कोई भी बैच में इनरोल कर लेते हैं
तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज होती है, जिसमें MCQ है, तो ठीक है, SCQ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज भी इस ऐप में आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप इस बैच में इनरोल करते हैं तो, ठीक है। और देखिए, तो ये ऐप आपको डाउनलोड कैसे करना होगा, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए कुछ खास काम नहीं करना है, ऐप को डाउनलोड करने के लिए कुछ खास काम नहीं करना है, आप बस टाइप करिएगा क्या, फिजिक्स बाई ER अक्षय गुप्ता। कहाँ पर टाइप करेंगे, गूगल के प्ले स्टोर में। कहाँ पर टाइप करेंगे, गूगल के प्ले स्टोर में। फटाफट इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए होगी तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। आप मैसेज करिएगा, हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपसे तुरंत संपर्क कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पर जाना, और आप अगर क्लास 11 में हैं तो उसमें एनरोल कर लीजिएगा, अगर आप क्लास 12 में हैं क्लास 12 में एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप नीट बैच में हैं तो आप नीट बैच में एनरोल कर लीजिएगा। देखिए, ये 2020 से 2021 वाला सेशन है। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आपको पुरानी टेस्ट सीरीज देखने को मिल सकती है, और जो नए बैच वाले हैं, जो नया बैच एनरोल जो अगले साल नीट का एग्जाम देंगे, वो भी इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली लिखा तो नहीं है, बट JEE के बैच भी इसमें आ चुके हैं, ठीक है, तो आप वो भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ वापस आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखने वाले हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। क्या है बेटा, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो मल्टीपल चार्जेस में कितना फोर्स लगता है, ये बेसिकली हमको चर्चा करनी है, ठीक है। एक्चुअली में क्या, जैसे मैंने आपको अभी बताया हुआ था कि यहाँ पर बेसिकली अभी तक 2 फोर्स थे, एक Q1 था, Q2 था। अब एक से ज़्यादा जब फोर्स हो जाएंगे तब क्या होगा, यही हमको बेसिकली देखना है, ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है पहली बात कि जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। सबको पता है कि भैया जो फोर्स है हमारा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फोर्स के एडिशन टाइम पर हमें वेक्टर रूल लगाने पड़ेंगे, ये बात का हमेशा ध्यान रखना, वेक्टर रूल हमेशा लगाने पड़ेंगे। वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम को एग्जिट करेगा, फॉलो करेगा। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, सुपरपोजिशन थ्योरम जैसे कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो जो नेट फोर्स होता है वो ऐसे निकालते हैं, F1 + F2 + F3। बट यहाँ पर जो मैं एडिशन कर रहा हूँ, ये सारे के सारे एडिशन कैसे होने चाहिए, वेक्टर एडिशन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बेटा, वेक्टर एडिशन होनी चाहिए। अगर वेक्टर एडिशन नहीं है तो फिर आप ये मान के चलिएगा आपको क्वेश्चन गलत आने लगेंगे, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन चाहिए, हमने कहा अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये भी है बेटा, ध्यान रखना इस बात को, तो इसका मतलब ये भी है कि जब हम लोग फोर्स बनाएंगे, मतलब फोर्स निकालेंगे, तो वहाँ पर डायरेक्शन को ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब डायरेक्शन ड्रॉ होगी तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने क्लास 11 में कहीं पर भी वेक्टर पढ़ा होगा तो उस वेक्टर का जो छोटा सा पोर्शन है वो यहाँ पर बेसिकली काम आने वाला है। क्या कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक जनरल पॉइंट ये है, ठीक है। इस पॉइंट पर एक फोर्स मान लीजिए लग रहा है F1 और एक फोर्स मान लीजिए लग रहा है F2, ठीक है। और इनके बीच की जो एंगल है वो मान लीजिए थीटा है, ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, इनके बीच में लगने वाला जो F नेट होता है, तो उसका एक फार्मूला होता है बेटा। पहली बात ये है कि F1 F2 के बीच से ही फोर्स निकलेगा, ये नहीं कि कहीं और से निकल जाएगा, इन दोनों के बीच से निकलेगा, बीचों बीच से नहीं, एकदम सेंटर से ही नहीं, कहीं से भी निकलता है, बट उनके बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो जो F नेट जो लगता है उसका जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है F1² + F2² प्लस का 2F1 F2 cos थीटा, ये होता है फार्मूला, ठीक। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो उसमें कुछ जनरल केसेस होते हैं जो शायद आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़े होंगे, कि मान लीजिए जैसे कि ये पॉइंट है, यही पॉइंट जनरल पॉइंट है हमारे पास, तो इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। तो इस ए पॉइंट पर मान लीजिए ए फोर्स F1 यहाँ लग रहा है, ठीक, और दूसरा फोर्स भी उसी के अलाउंग लग रहा है। तो उस केस में जो नेट फोर्स होता है वो F1 + F2 के बराबर होता है, ठीक, ओके। अब जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इस पर मान लीजिए फोर्स F1 इधर लग रहा है और F2 मान लीजिए ठीक उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। कैसे लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक। तो मान लीजिए F2 ये लग रहा है, ये पॉइंट ए था, तो नेट फोर्स ये हो गया। तो यहाँ पर जो F नॉट आता है वो आता है रूट के अंदर F1² प्लस का F2²। देखिए मैं सीधे रिजल्ट बता रहा हूँ, कैसे क्या आता है वो आप 11th में अच्छे से पढ़े होंगे, वेक्टर रूल वहाँ पर आपको सिखाया गया होगा। नहीं सिखाया गया होगा तो मैं एक पर्टिकुलर उसका अलग से वीडियो बना दूंगा वेक्टर का, तो वहाँ पर आप बेसिकली समझ लीजिए। अभी क्या है, अभी आप बस रिजल्ट देखते जाइए। क्या है बेटा, रिजल्ट देखते जाइएगा, ठीक है। जैसे एक फोर्स मान लीजिए F1 इधर लग रहा है और एक ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, ए, तो ए पॉइंट पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स उसके ठीक
अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, उस केस में जो एफ नेट होता है वो आपको F1 माइनस F2। ध्यान रखिएगा इसमें कि हमेशा बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को घटाना है, मतलब F1 बड़ा होना चाहिए, F2 छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 3 केस मैंने आपको बता दिए कि अगर F1 और F2 एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, अलॉन्ग लग रहे हैं या कहीं पैरेलल लग रहे हैं, तो उस केस में F1 प्लस F2 दोनों फोर्स को समेशन कर देना। अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, अगर उनके बीच का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री होता है तो फोर्स क्या आ जाता है, F नेट क्या जाता है, अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक मतलब एक अलग साइड पे लग रहा है, एक अलग साइड पे लग रहा है, तो आप ये मान के चलिए मतलब ठीक उसके अपोजिट साइड पे लग रहा है, तो हमेशा बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को घटा करके निकाल देंगे। बहुत बढ़िया। अब कुछ शॉर्टकट है जिसका यूज़ करके हम लोग NCERT के क्वेश्चन कर सकते हैं, नीट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप ये मान के चलिएगा कि फोर्स कॉन्सेप्ट में 99% क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पर ही होते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कराने की कोशिश नहीं करते, मतलब इतना बड़े कैलकुलेशन कराने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या है जरा देखिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा कि अगर मान लीजिए F1 और F2 दोनों बराबर हैं और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो मान लीजिए थीटा है। ठीक है, तो अब उनके बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, तो वो सबसे पहले तो उनको बीच से चीरते हुए निकलेगा। कैसे निकलेगा? बीच से चीरते हुए निकलेगा। और उनका जो नेट फोर्स होगा उसका फार्मूला होता है 2F cos थीटा बाई 2। क्या होता है बेटा? 2F cos थीटा बाई 2। अरे ये क्या बोल दिया? बहुत ध्यान सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा काम का फार्मूला है, ये बहुत ज़्यादा काम का फार्मूला है। कैसे काम का फार्मूला है देखो बहुत ध्यान से हो। अब जरूरी नहीं F हो, मान लो इधर मान लीजिए E है, कोई दूसरा कोई फिजिकल क्वांटिटी E है। मैं भी बताऊंगा नहीं कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड टेक वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, E है, ये भी E है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स मान लीजिए क्या है? 2 थीटा है। हमने कहा बताओ कि रिजल्टेंट क्या होगा, तो उसका जो रिजल्टेंट का होगा मतलब जो ई नेट होगा वो होगा 2E cos थीटा बाई 2। दैट्स इट, बात होगी खत्म। ये अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन विदिन हाफ सेकेंड में कर ले जाओगे, विदिन हाफ सेकेंड में क्वेश्चन कर ले जाओगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, जरा देखिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, छोटा क्वेश्चन क्या है? मान लो ये है 10 न्यूटन, ये भी कितना है? 10 न्यूटन, और उनके बीच में लगने वाला फोर्स मान लीजिए है 60 डिग्री। हमने कहा पता है इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट से 20 से चिड़ते हुए जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा एफ नेट, उसकी वैल्यू देखो क्या होने वाली है। मैंने क्या फार्मूला बताया है? 2F cos थीटा बाई 2, तो 2 की जगह 2 रखा। F कितना है? 10 न्यूटन, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर हैं, तो ये हो गया 10 न्यूटन। cos थीटा बाई 2, एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो हो गया cos 60 बाई 2। क्या हो गया? cos 60 बाई 2। मतलब जो तुम्हारा एफ नेट आया है वो आया है 2 × 10 × cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 10√3। बात हो गई खत्म। ठीक है, अब अगर सोचो कि आप ये वाला फार्मूला लगाते, सारे वैल्यू पुट करते, फिर आंसर निकालते, तब भी वही आता, लेकिन देखो इसको मैंने विदिन हाफ सेकेंड कर दिया। ठीक है, तो ये आपको तरीका याद रखना है। क्या फार्मूला होता है कि अगर दो सेम फोर्स किसी एंगल पर लग रहे होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स किसी एंगल पर लग रहे होते हैं, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, जो नेट फोर्स निकलेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, उसका फार्मूला क्या होता है? 2F cos थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, तो इसी के तर्ज पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जरा देखिएगा कि ये क्वेश्चन हम लोग बेसिकली कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द 3 चार्जेस है, 3 चार्ज हो Q1, Q2 और Q3, ईच इक्वल टू Q के बराबर है। बहुत बढ़िया बात है। एट वर्टेक्स है, एट वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। ठीक है, और क्या है? ठीक है, मतलब कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक क्या है बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसे कुछ होना है। ठीक है, और इसके वर्टेक्स पे चार्ज Q रखे हुए हैं। ठीक, पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज कैपिटल Q विथ सेम साइन एस Q, मतलब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। प्लेस एट द सेंटर मतलब इसके सेंट्रॉइड पर कहीं पर हमने प्लस Q चार्ज रख दिया है, और यहाँ पर इस Q चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वो हमसे पूछा गया है। इस Q चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वो हमसे पूछा गया है। ठीक, और क्या दिया गया है? इसकी जो साइड है वो L दी गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो थोड़ा सा टफ बैठेगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का, देखो बेसिक मेथड क्या है, बेसिक से ही करेंगे, लेकिन देखो कितनी जल्दी हम कर ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, बड़ा सा बना दिया, ठीक। यहाँ पर क्यू चार्ज, यहाँ पर भी क्या है, क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्या है, क्यू चार्ज है, साइड क्या है उसकी, एल है, और जो कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है वो इसके सेंटर पर रखा हुआ है, मान लीजिए। तो सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है, सेंटर पर रखा है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, सॉरी देखिएगा वो ध्यान से, ड्राइंग बहुत ख़राब है, ठीक। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, मान लीजिए अगर ये x है तो ये भी x होगी और ये भी x होगी, ठीक। अब हमें Q चार्ज पर फोर्स पता करना है। तो Q चार्ज पर फोर्स लगाने वाले कौन कौन है, 3 फोर्स है, एक स्मॉल q, दूसरा स्मॉल q, स्मॉल q, 3 फोर्स हैं, ध्यान रखिएगा। एक फोर्स होता तो सीधे आंसर लिख देते हैं इक्वल टू k q1 q2 बाई स्क्वायर, बट 3 फोर्स हैं तो मल्टीपल फोर्स होंगे, तो मल्टीपल फोर्स का जो एडिशन होगा वो बिल्कुल वेक्टर रूल को फॉलो करेगा और वैसे इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो एक एक लिखेंगे। चलिए मान लीजिए इसका पॉइंट नाम ए है, बी है, ये मान लीजिए सी है, और ये पॉइंट मान लीजिए ओ है, ठीक है। तो देखते हैं कि ए पर जो चार्ज रखा हुआ है वो ओ पर रखे हुए चार्ज पर कैसे फोर्स लगाएगा। मतलब ये स्मॉल की जो चार्ज है ये क्यू को रिपल करेगा, जब रिपल करेगा तो ये उसको अलोंग द लाइन भगाने की कोशिश करेगा। तो लिखिए तरीका, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, ठीक है, समझते जाइएगा। सिमिलरली अगर मैं क्यू की बात करता हूँ तो ये वाला चार्ज भी इसको उधर भगाने की कोशिश करेगा क्योंकि वो रिपल करेगा, तो वो भी कैसे, अलोंग द लाइन, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। सिमिलरली ये वाला भी क्यू चार्ज, सेम चार्ज, इसको भगाने की इस तरह से कोशिश करेगा, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी हो गया। तो अगर मैं तीनों की फोर्स की लिखने की बात करता हूँ तो देखो मैं इसमें क्या लिखने वाला हूँ बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपसे सिंपल सा कि फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए क्या होगा, मतलब के रखा, फोर्स ऑन ओ कितना है, ओ पर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है, ए पर चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू है, डिवाइड बाई यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ मैंने क्या मानी हुई है, एक्स मानी हुई है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी की, तो वो क्या आ जाएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से, ओ पर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, बी पर चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं एफ ओ सी की बात करता हूँ तो वो भी क्या आएगा कि स्मॉल क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब अगर हम तीनों को गौर से देखें तो हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन ओ बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ओ सी, और हम कहें कि तीनों को फोर्स को आप मान लो एफ के बराबर, क्या मान लो, एफ के बराबर मान लो। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखना अभी कितना फ़ायदा मिलेगा। अब जरा देखो ये ओ पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहे हैं, बिल्कुल बराबर बराबर से लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, तो देखो मैं इसको अलग ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, मतलब देखना बहुत ध्यान से, ये पॉइंट ओ था, ये कहाँ पर था, फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, ठीक है। और तीनों की वैल्यू मैंने क्या मानी हुई है, एफ, ठीक, कुछ किया नहीं खास हमने। अच्छा मुझे बताओ एंगल क्या होगा, क्योंकि सब तो बराबर से होंगे, तो ये सारे एंगल क्या होंगे, 120 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे, 120 डिग्री के, ठीक है। अच्छा तो अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है बेटा, रिजल्टेंट निकालना है। तो पहले तो बात तो ये है कि अगर आप थोड़ी बहुत भी वेक्टर पढ़ी होगी तो आप देख के इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो ज़रा ज़रूर देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर किसी पॉइंट पर 2 फोर्स लग रहे हों, उनके बीच का एंगल दिया गया हो, अगर वो सेम होते हैं तो रिजल्ट उनको 20 से चीरता हुआ निकलता पहले तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, फिर क्या होगा इन दोनों फोर्स का, 2f cos थीटा बाई 2 मतलब 120/2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो 120/2 हो जाता है 60 डिग्री। कितना हो जाता है 60, कितना हो जाता है बेटा 60। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एफ इंटू, अब cos 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल। तो बेटा एफ नेट यहाँ पर बेसिकली क्या आने वाला है, एफ आने वाला है। तो अब जरा इन दोनों फोर्स को हटा करके हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, मतलब नीचे तुम्हारा एफ लग ही रहा था, अब उन दोनों को सॉल्व करने के बाद ही क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। अब देखो बहुत ध्यान से कि ओ पॉइंट पर ए फोर्स एफ ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, तो दोनों क्या है सेम है। तो जब तुम एफ नेट निकालोगे तो हमेशा एक को दूसरे घटा के निकालते हो, तो यहाँ पर तुम्हारा एफ नेट क्या आ जाएगा बेसिकली देखा जाए तो अब तुम्हारा जो एफ नेट आ जाएगा वो आ जाएगा 0।
क्या आ जाएगा 0। अरे वाह, मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर क्या आ गया 0 हो गया। तो हमने ये चीज़ कैसे किया है जरा एक बार बहुत गौर से देख लीजिएगा। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक, कलर ये ले आता हूँ। ठीक, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, ये फोर्स F के बराबर था, ये फोर्स F के बराबर था, तो मैंने सबसे पहले इन दोनों फोर्स को सॉल्व करा। इनके बीच का एंगल क्या होगा 120 डिग्री होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बी से चिड़ते हुए निकलेगा, वो आ जाएगा F। क्यों आया, क्योंकि हम लोग ने सीखा था कि F नेट बराबर जो होता है वो 2F cos थीटा बाई 2 होता है। तो 2F cos 120/2 मतलब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1, आंसर आ गया F सॉरी। तो ऊपर है F, नीचे भी है F, तो O पॉइंट पर A फोर्स ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, तो इसलिए उनका जो F नेट आया है वो हमारा 0 आ गया। ठीक, तो ये देखिएगा बहुत ध्यान से कि मैंने किस तरीके से वेक्टर रूल को फॉलो करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करा हुआ है। ठीक है, तो अगर मल्टीपल चार्ज होंगे तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स जरूर पूछता है, उसके निकालने के लिए हमें सभी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। इक्वल चार्ज Q आर प्लेस्ड एट ए 4 कॉर्नर ABCD ऑफ स्क्वायर लेंथ A। ठीक है, मतलब एक स्क्वायर है, ठीक, एक स्मॉल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज ऐसे रखा हुआ है A B C और D। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज एट बी पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा वो पूछा गया। अच्छा, इसकी साइड कितनी दी गई, ए दी गई। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं ताकि इजी समझ में आए हमें चीज़ें। ठीक है, तो ये है हमारा एक स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर है क्यू चार्ज, ये भी है क्यू, ये भी है क्यू, ये भी है क्यू। ठीक, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, और इसकी जो साइड्स हैं वो है ए। ये जो साइड्स हैं वो भी क्या है ए। पूछ रहा है कि इस बी पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, बी पॉइंट पर रखने हुए चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, वो हमसे बेसिकली पूछा गया है। ठीक है, चलो देखेंगे कि इस पर बेसिकली कितना फोर्स लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले बात यह है कि बी पॉइंट पर रखे हुए जो चार्ज क्यू है, इस क्यू चार्ज पर कौन कौन चार्ज फोर्स लगा रहा है। तो बेटा देखो, इसको छोड़कर 3 चार्ज हो रखे हुए, यही इस पर फोर्स लगा रहे हैं। मतलब एक ये जो क्यू चार्ज है ये इसको इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ये जो क्यू चार्ज है ये भी इसको रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ये जो क्यू चार्ज है ये भी इसको रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो फोर्स के डायरेक्शन के साथ इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला बनाते हैं। ठीक है, तो बी पॉइंट पर ए पर रखे हुए चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, भाई ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये वाला जो चार्ज है ये इसको दूसरी तरफ मतलब रिपल्सन के तहत दूसरी तरफ भगाने की कोशिश करेगा। लिखने तरीका, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। हमेशा कैसे बनाने हैं, अलोंग द लाइन। कैसे बनानी है, हमेशा अलोंग द लाइन हमेशा बना देनी है, हमेशा बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अच्छा, लिखते चलते हैं कौन कितना आ रहा है। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना होगा, तो बी पर फॉर्मूला क्या होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बी पर चार्ज कितना है क्यू, ए पर चार्ज कितना है क्यू, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है ए, तो आ गया ए स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सी पर रखे हुए चार्ज की। ठीक, कितना चार्ज रखा है क्यू, ये भी अच्छा, इसकी साइड भी कितनी है ए। ठीक है, ये भी इसको रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये भी इसको उधर धकेलने की कोशिश करेगा, तो ये से लगेगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। अच्छा, अब ये कितना होगा, चूँकि भैया चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, तो ये भी यही आ जाएगा। ठीक, अच्छी बात है। अब ये लगा रहा होगा, ये भी इसको अलोंग द लाइन लगेगा, तो अलोंग द लाइन लगेगा तो ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, ठीक, अलोंग द लाइन लगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये कितना होगा के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है a√2 होती है। अब ये दिया नहीं गया, ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर की जो डायगोनल होती है उसकी लेंथ कितनी होती है a√2 होती है। तो यहाँ पर आप a√2 का होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन बोलो 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 2a स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 फोर्स यहाँ पर बेसिकली लग रहे हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो फोर्स ऑन बी ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी सी है। फोर्स ऑन बी ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी सी है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और क्या बात है, और अगर देखा जाए, और अगर गौर से देखा जाए कि अगर हम कहें कि ये फोर्स है F के बराबर, ये फोर्स है F के बराबर, तो ये वाला जो फोर्स होगा वो F/2 होगा।
क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो बाकी सब पूरा सेम है। बहुत बढ़िया अक्षय, मतलब ये तुमने बढ़िया काम कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा अगर मैं इस बी वाले पॉइंट के डायग्राम को फिर से बनाने की कोशिश करूँ। देखो ये बी पॉइंट है, तो इस बी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है बेटा इधर, मान लीजिए एफ से, इस बी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है नीचे एफ, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है जिसकी वैल्यू है F/2। ठीक, अब यही फोर्स तो हमें सॉल्व करना है, कुछ खास थोड़ा सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने का कुछ थोड़ा सा बेसिक तरीका होता है, वो हमें आना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं अपने हिसाब से उल्टा सीधा सॉल्व कर देते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब देखो वो डाउन से ये फोर्स और ये फोर्स है बराबर, और उनके बीच में लगने वाला एंगल कितना हमें दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक, तो दो फोर्स सेम है, उनके बीच का एंगल भी हमें पता है, तो उनका रिजल्टेंट हमको पता है क्या आता है। क्या आता है रिजल्टेंट, बोलो भैया 2F cos θ/2। तो 2 × F × cos 45, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो तुम्हारा कितना आ गया, √2F आ गया। क्या आ गया बेटा, √2F आ गया। उनका बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों फोर्स को रिप्लेस करके हम एक दूसरा फोर्स लगा सकते हैं F0 के नाम से। तो देखिएगा इस बी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे F/2, और एक रिजल्टेंट अभी और निकाला हमने, √2F निकाला है। अब इस बी पॉइंट पर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे थे, तो जो F0 एक्चुअल जो तुम्हारा F0 आने वाला है वो F/2 प्लस का √2F आ जाएगा। क्या आ जाएगा, F/2 प्लस का √2 आ जाएगा। कहने का मतलब जो F0 तुम्हारे पास आने वाला है, अगर मैं इसमें F कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा 1/2 प्लस का √2 आ जाएगा। अच्छा F था क्या, F हमने इसको माना हुआ था बेटा, KQ² का माना हुआ था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, KQ² 1/2 प्लस का √2। तो ये हमारा नेट फोर्स लग रहा है कहाँ पर, बी पॉइंट पर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो देखिएगा एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो देखिएगा कुछ नहीं था, कुछ क्वेश्चन में कुछ खास नहीं पूछा गया था। कह रहा था कि हमारे पास एक स्क्वायर था। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर इसके चारों कोने में क्यू चार्ज रखा हुआ था, और इसकी जो साइड थी वो ए दी गई थी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि पॉइंट बी है, मान लीजिए पॉइंट बी दिया गया था, इस पे पॉइंट पर पूछा गया था। तो इस बी पॉइंट पर ये वाला चार्ज जो फोर्स लग रहा था उधर लग रहा था, इसको हमने एफ बना दिया था, KQ² ऊपर देखिए कैसा आया, और इसकी वजह जो फोर्स लग रहा था उधर लग रहा था, वो भी कितना लग रहा था, वो भी एफ। यहाँ पर जो एफ है हमने क्या माना हुआ था, KQ² A² आ गया था, और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा था अलॉन्ग द लाइन लगेगा, तो वो कुछ इस तरह से लग रहा था। ठीक है, तो वो कितना आ गया था, F/2। थोड़ा सा सॉल्व करके मैंने दिखाया था, वो बेसिकली जो फोर्स आया था वो KQ² आया था। कौन वाला, फोर्स ऑन B ड्यू टू D। ठीक है, तो इसी को मैंने F/2 माना हुआ था। तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों फोर्स को सॉल्व कर लिया था। इन दोनों को फोर्स को सॉल्व करने के, जैसे मैंने इन दोनों फोर्स को सॉल्व किया तो आया था हमारा F√2 आ गया था। फिर मैंने इन दोनों फोर्स को सॉल्व कर लिया, जब मैंने इन दोनों फोर्स को सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारा आंसर इस तरीके से आ गया। ठीक, तो आज मैंने क्या किया है, आज मैंने बेसिकली फोर्स के बारे में आज मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी हैं। कि क्या क्या चीज़ें पढ़ा दी अगर देखा जाए तो आज मैंने सबसे पहले कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा दिया, जिसके तहत मैंने ये फार्मूला आज ड्राइव करके दिखाया है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बारे में मैंने भी इसको डिस्कस कर दिया है। ठीक, बट अभी भी इसमें काफ़ी चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, बट क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा बनता जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आप ये मान के चलिएगा, ये जो मैंने पार्ट बनाया हुआ है ये कूलॉम्स लॉ का कौन सा पार्ट बना हुआ है, देखिएगा ध्यान से, पहला पार्ट बना हुआ है। मतलब अगर मैं कहूँ कि जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये वीडियो है कूलॉम्स लॉ का पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैंने कुछ थ्योरी और कुछ न्यूमेरिकल करा दिए हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड पार्ट होगा, ठीक है, वो भी अपलोड करेंगे, बट इस सेकेंड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक है, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स जिसमें आपको कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएंगे, और कुछ और भी बातें हैं कूलॉम्स लॉ के रिकॉर्डिंग, वो भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए मेरे लिए बस इतना ही। ठीक है, दिस फॉर माई साइड्स, और आप इस वीडियो को एक से ज़्यादा बार देख करके इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।